2 सेंटीमीटर ऊंची एक पेंसिल को 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, ऊंचाई और प्रकृति ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए यहां हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप वीडियो को रोक के दी गई स्थिति का चित्र बनाने के बारे में सोचें तो एक काफी अच्छा विचार होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और विचार करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर करते हैं। चूंकि हमारे पास उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां हमारा उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके बिंदु सी से लेकर के यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है। तो यहां बना लेते हैं, इतनी दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब याद रखें कि हमारे दर्पण सूत्र में हमें फोकस दूरी की आवश्यकता है। और एक बात यह भी याद रखने वाली है कि मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव इनके ठीक बीच में होता है। तो वक्रता केंद्र जिसे हमने कैपिटल सी से दिखाया है, इसे हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तथा ध्रुव जिसे हमने कैपिटल पी से दिखाया है, इसे इंग्लिश में हम पोल कहते हैं। तो मुख्य फोकस इन दो बिंदुओं के ठीक बीच में होता है। तो यहां पर मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। इसलिए यदि सीपी बराबर 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो पोल से मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि ये सीपी के बीच में, ठीक बीच में होगा। तो एफपी यहां पर ये दूरी ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ये पहली चीज है जो हमें पता चली है। अब हमें यह भी पता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक पेंसिल ये उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो यहां पर पेंसिल बना लेते हैं। तो ये पेंसिल है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसको हम बाद में लिखेंगे। और ये दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो P से लेकर के यहां तक की दूरी ये 5 सेंटीमीटर होगी। ये इतनी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर हमें दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी पता है, हमें फोकस दूरी भी पता है। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। इसलिए सबसे पहला चरण है कि हम दर्पण सूत्र को लिखें। तो दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला ये क्या होता है? ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन इस सूत्र में हमें चिन्ह प्रणाली का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो अगले चरण में हम देखेंगे कि किसका क्या चिन्ह है। यहाँ पे 3 चीजें हमें दिख रही हैं, f, v और u। तो इसमें हमें देखना है कि कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, किसका क्या चिन्ह है। और यह करने के लिए हम इस पूरे चित्र को एक ग्राफ शीट की तरह देखेंगे। ध्रुव को हम मूल बिंदु मानेंगे और जिस दिशा की ओर प्रकाश आपतित हो रहा है उधर हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि यहां पर प्रकाश दाईं से बाईं ओर आपतित होगा, तो बाईं तरफ, मूल बिंदु के बाईं तरफ हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वस्तु यहां पर है और दर्पण यहां पर है। तो प्रकाश यहां से यहां आएगा, दाईं से बाईं तरफ जाएगा, तो बाईं तरफ आपतित हो रहा है, इसलिए बाईं तरफ हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। अतः ध्रुव के बाईं ओर की सभी स्थितियां धनात्मक स्थितियां हैं। ध्रुव के बाईं तरफ जो कुछ भी है उसे हम धनात्मक चिन्ह में लेंगे। तो यहां पर हम धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। और ध्रुव के दाईं ओर जो कुछ भी है इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहां पर हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अब हमें चिन्ह के साथ चीजें पता है, तो अब इनमें से जो भी मान हमें पता है हम इस सूत्र में उठा के रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो यहां पर f क्या है? ये तो फोकस दूरी है और फोकस दूरी यहां 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और चूंकि ये धनात्मक चिन्ह की ओर है तो f प्लस 10 के बराबर होगा। तो f हो गया प्लस 10 के बराबर। v क्या है? v है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूर है, वो है v। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है। अब u क्या है? u है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूर है और ये दाईं तरफ है और दाईं तरफ हमने ऋणात्मक चिन्ह ले रखा है। तो u -5 के बराबर होगा, f प्लस 10 के बराबर होगा और v हमें पता नहीं है। तो चलिए सारे मानों को यहां पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/-5। अब इस माइनस चिन्ह को यहां पे लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/5। अब दोनों पक्षों में 1/5 जोड़ देते हैं। तो 1/v बराबर मिल जाएगा 1/10 प्लस 1/5। तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/5। अब यहां पर यदि हम एलसीएम लें तो एलसीएम 10 आएगा और ऊपर क्या होगा, अंश में आएगा 1 + 2 जो कि हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/10। तो 1/v बराबर 3/10। तो यहां से हमें v बराबर 10/3 मिलेगा।
तो v 10/3 के बराबर है, यानी कि अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता चल चुकी है। अब चूंकि v का मान धनात्मक आया है, प्लस 10/3 आया है, तो ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि प्रतिबिंब इधर ध्रुव के बाईं तरफ बनेगा, जहां पर प्लस चिन्ह है उस दिशा में बनेगा। तो 10/3 ये लगभग 3.33 के बराबर है, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा इस दिशा में, तो यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु पे। अतः हमने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली है। अब हमें जो अगली चीज ज्ञात करनी है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन सूत्र यानी कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। चूंकि यहां हमें वस्तु की ऊंचाई पता है, वस्तु की ऊंचाई या फिर कहें बिंब की ऊंचाई ये हमें दी हुई है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या है? ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां 2 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हम आवर्धन सूत्र लगा सकते हैं, तो आवर्धन सूत्र लगाने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो यहां पे तो आवर्धन सूत्र क्या कहता है? तो आवर्धन सूत्र कहता है कि आवर्धन m बराबर होगा HI/HO, जहां पर HI है प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO है वस्तु की ऊंचाई या फिर कहें बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और ये -v/u के बराबर होता है। तो अब हमें यहां पर क्या क्या चीजें पता है? हमें वस्तु की ऊंचाई पता है, HO पता है, v पता है, u पता है, HI नहीं पता है। तो आप v, u और HO के मान यहां पर रखें और HI को ज्ञात करने का प्रयास करें। तो यहां पर हमें चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो चिन्ह है वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो चूंकि वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जा रही है, तो यहाँ पे HO +2 के बराबर होगा, और u तो हमें पता ही है, u -5 के बराबर था, और v अभी निकाला है, ये 10/3 के बराबर है। तो इन सभी के मान यदि यहाँ पे रखें तो ये इंप्लाई करेगा कि HI/2, चूंकि HO 2 के बराबर है, बराबर -v यानी कि -10/3 बटे u तो -5 है, तो -5। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 2 आ जाएगा। तो HI/2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो यहां से HI क्या हो जाएगा? HI बराबर हो जाएगा 4/3 के, 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो HI बराबर 4/3 होगा। तो ये हमारा उत्तर है। HI यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ये 4/3 के बराबर है। अब आइए देखते हैं कि HI बराबर 4/3 जो मान आया है ये हमें प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बताता है। तो 4/3 जो कि लगभग 1.33 के बराबर होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होगी, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर है, और चूंकि प्रतिबिंब यहां पे बन रहा था इस बिंदु पे। अब ये प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा नीचे की तरफ बनेगा? तो यहाँ पे देखिए HI का मान धनात्मक है, तो जब भी धनात्मक मान होगा मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो चूंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो इसलिए ये एक आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगी। अगर ये उल्टा बना होता नीचे की तरफ, तो ये एक वास्तविक प्रतिबिंब होता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.33 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इस तरह से जो जो चीजें हमसे प्रश्न में पूछी गई थी वो सभी हमने ज्ञात कर ली हैं। हमने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर ली, और प्रतिबिंब किस प्रकृति का है वो भी ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ पर अब मैं एक चीज और करना चाहूंगा, वो है यहाँ पर किरण आरेख को बनाना, रे डायग्राम को बनाना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम चिन्ह प्रणाली का यदि ध्यान न दें तो कुछ गलतियां हमसे हो जाए और हमें कुछ अजीबोगरीब उत्तर मिल जाए। तो बस एक बार उत्तर की पुष्टि करने के लिए क्यों ना हम एक बार रे डायग्राम बनाएं, एक किरण आरेख बनाएं। तो यदि हम वस्तु के शीर्ष से एक समांतर किरण यहां पे आपतित कराते हैं कुछ इस तरह से, तो यहां से ये परावर्तित होगी और ये फोकस से दूर जाती हुई दिखेगी कुछ इस तरह से। देखिए यहां से परावर्तित हुई, और ये हमने डॉट 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 जो लाइन दिखाई है ये बस इसको पीछे की तरफ बढ़ाया है। अब एक किरण पोल पर आपतित होगी कुछ इस तरह से, और परावर्तित होकर कुछ इस तरह से जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो किरणें हैं ये अपसारी किरणें हैं, डाइवर्जेंट रेज है, तो ये कभी आगे जाकर आपस में मिलेंगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो हमने उत्तर आभासी प्रतिबिंब निकाला है ये सही है। अब यदि हम यहाँ पर बड़ी सी आंख रखें और इसे देखने की कोशिश करें, तो इस किरण को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें इस बिंदु से ये दो किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ पे बनेगा, और वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा, और ये वस्तु से छोटा भी है। तो इस तरह से जो भी उत्तर हमने निकाला है
वो सही है। तो इसी तरीके से यदि आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप पहले इसे हल करके इसका उत्तर निकालें और एक बार उत्तर की पुष्टि करने के लिए इस तरह से किरण आरेख जरूर बना लें।